उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि एक मतलब हैवी न्यूक्लियाई जो है वो टूट कर टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई बनता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बनता है। और एवरेज ये देखा गया कि ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम में 2.5 न्यूट्रॉन जो है आपको फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर उसमें उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल रॉड, सेफ्टी रॉड। उसके बाद फिर आपको क्या कहते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे उसको मॉडरेटर्स के इस्तेमाल से न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया जाता है, फिर इलास्टिक इलास्टिक स्कैटरिंग किया जाता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स से। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट हमारा जो है आता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस इज एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। हम लोगों को मालूम है सन में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, वो सन जो इतना हॉट है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वो इसी सब वजह से, क्योंकि सन के न्यूक्लियस में, ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। इस वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस है क्या है, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और इसमें हम लोगों ने कल देखा भी था इस रिएक्शंस को कि वन हाइड्रोजन और वन हाइड्रोजन, ठीक है, 1H1 क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, 1H1 हाइड्रोजन होता है या कुछ और होता है, बताइए, प्रोटॉन बोलेंगे या हाइड्रोजन बोलेंगे इसको? हम्म, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, मालूम है किसी को? मालूम है हाइड्रोजन का मास नंबर? कि नहीं मालूम है? जय माता दी। हाइड्रोजन का मास नहीं मालूम है? आप लोग पूरा केमिस्ट्री कैसे पढ़ते रहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का? सर मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर मतलब 1.008। वाह, एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में भी होने लगा है। एटॉमिक नंबर 1 सर, एटॉमिक मास वो है। हम्म, क्या करते हैं आप लोग? पहले भी हम लोग देखे थे ना, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 है। तो बस ये ये है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम। हम्म, सो इसके पास एक हाइड्रोजन है, यानी कि इसके पास में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसके पास भी प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दोनों मिलके ये ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस में यहाँ से पॉजिट्रॉन बनता है। ठीक है, दिस इज पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो। ठीक है, ये सब रिएक्शन आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है, 4 बार 5 बार पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको आ जाता है 1H2। यहाँ पर जो ये ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम जो फॉर्म हुआ, वो ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपस में रिएक्शन करते हैं, और फिर वहां से हीलियम का एक वो आइसोटोप बना देते हैं, 2He3, और यहाँ से न्यूट्रॉन एमिट होता है, और 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। सब रिएक्शन याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मास नंबर कितना हो गया, 4, 2+2। तो हीलियम का 3 है और न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 0 होता है। ठीक है, तो 3 1 4 हो गया, और एटॉमिक नंबर 1+1 2, यहाँ पर भी 2+0 2 है। ठीक है, अब फिर ये जो है यही ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आपको एक बार रिएक्शन करके ट्राइटियम भी बना देता है। तो ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम जो है आपको हीलियम का भी आइसोटोप बना सकता है, ट्राइटियम का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और प्लस में आपको एक हाइड्रोजन भी देता है, और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट से अगर रिएक्शन करता है तो डिफरेंट हीट जनरेट करता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी जनरेट करता है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये 2 तरीके से रिएक्शन है इनका। ठीक है, so in the first reaction two protons combine to form a neutron। फर्स्ट रिएक्शन में देखिए, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन था, यहाँ भी प्रोटॉन था, ये दोनों मिलके एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन किया, एंड द पॉजिट्रॉन विद रिलीज ऑफ इतना एनर्जी। ठीक है,
और दूसरे में क्या है, टू न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म अ लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। ठीक है, हीलियम का आइसोटोप बनाया लाइट। ठीक है, 2He3। सो इन अ रिएक्शन टू न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राइटॉन। ठीक है, एंड अ प्रोटॉन। थर्ड वाले में देखिए, यही दोनों मिलके एक ट्राइटॉन और एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, so fusion to take place, two nuclei must come close enough so that the attractive short sorry, attractive short range nuclear force is able to affect them. However, since they are both positively charged particles, they experience Coulombic repulsion. They therefore must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होता क्या है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है देखिए, जैसे एक लाइट न्यूक्लियाई दूसरे लाइट न्यूक्लियाई के पास जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हम जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, तो यानी प्रोटॉन प्रोटॉन है। तो ये जब आपस में फ्यूज होंगे, इन दोनों को करना क्या है, फ्यूज कराना है। ठीक है, तो फ्यूज कैसे करेंगे, दोनों को पिघला देंगे, पिघलाने के बाद जो है दोनों को कंबाइन करा देंगे, हो जाएगा क्या। हाँ, कैसे फ्यूज करेंगे, दो चीजों को फ्यूज करना है तो कैसे करेंगे फ्यूज, सोचिए। दो न्यूक्लियस को फ्यूज करना है, कैसे करते होंगे फ्यूज, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। दो न्यूक्लियस है, दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों को पकड़ के हाथ में लेके दोनों को एक डब्बे में बंद करके, ठीक है, पॉलीथीन में पैक कर देंगे, हो जाएगा कंबाइन। बाइंडिंग करने की एनर्जी देते हैं। क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी देंगे। कौन सी बाइंडिंग एनर्जी, कैसे देंगे बाइंडिंग एनर्जी, और कितना देंगे। हम्म, कितना बाइंडिंग एनर्जी देंगे। हम्म, देखिए क्या करना होता है, ये दोनों सोचिए ना, जस्ट सोचने वाली बात है। दो न्यूक्लियस को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, जब दोनों को पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, करेगा या नहीं। रिपल्सन होगा सर। हाँ करेगा। अच्छा, रिपल्शन होता है। अच्छा, चलिए सब जाग तो रहे हैं, कम से कम नींद खुल गई है सबकी। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये रिपल्शन बहुत ही कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियाई को जब पास लाएंगे तो डिस्टेंस काफी कम होगा, और हम जानते हैं जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कुलाम्ब के द्वारा निकाला जाता है। कुलाम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इज K × Q1 × Q2। ठीक है, और डिवाइडेड बाई R²। तो चार्ज प्रोटॉन्स भी बहुत हैं। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच में जितना कम होते चले जाएगा, कुलाम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ज्यादा होते चले जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, इस दोनों के दो न्यूक्लियाई के पास आने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोलम्बिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इस वजह से जो इन दोनों के आसपास, जो इन दोनों की वजह से जो है ना एनर्जी होगी लगभग इनके पास में, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 400, अप्रोक्सीमेटली 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जो है इनके बैरियर हाइट हो जाएगी। जैसे वहां पे हम लोग उसमें देखे थे ना सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, बैरियर पोटेंशियल, उसी तरह से यहाँ भी जो है ना इनकी बैरियर हो जाएगी। लगभग इनको, इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी होगी वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको सप्लाई करेंगे, तब जाके इनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ओवरकम हो जाएगा, और फिर ये दोनों न्यूक्लियाई पास में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। जैसे दो मैग्नेट को आप पास लेके आते हैं, दोनों सेम पोल को, साउथ साउथ पोल को अगर मान लीजिए पास ला रहे हैं तो रिपल्शन होगा। तो अगर दो मैग्नेट को पास लाने से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो हम क्या करते हैं,
अब हम लोगों को क्या है, उसका जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन है उससे ज्यादा फोर्स हम लोग अपने हाथों से लगाएंगे तभी तो दोनों मैग्नेट पास आएगा। नहीं बात समझ में आएगी? हम्म। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आ गई। ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है कि हम लोगों को इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इससे ज्यादा एनर्जी हम लोग कैसे सप्लाई करेंगे? तो हम लोग जो है ये करते हैं कि यहाँ से एनर्जी सप्लाई कैसे कर सकते हैं? हीट करके। ठीक है। जैसे सन के पास आप लोगों को तो मालूम ही है, ऑलरेडी हीट होता ही है। तो यहाँ से हम लोग हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े हैं कि अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो 3/2 केवीटी उसकी टोटल एनर्जी होती है। और 3/2 केवीटी को हम लोग जो है, ये जो एनर्जी हम लोग इंटरनल एनर्जी होगी, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ जो है हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो इसमें जो है आपको केबी, केबी क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े थे ना, केबी क्या होता था? याद आ रहा है कुछ? हम्म। हे भगवान, केबी याद नहीं आ रहा है किसी को भी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी भी याद नहीं आया? हम्म। क्या कर रहे हैं आप आ लोग, गया जिंदगी सर। में पता ही नहीं चलता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से जो है आपको टेम्परेचर निकल जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर आपको फाइंड होगा यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ केल्विन। ठीक है। इतना टेम्परेचर जो है इसको चाहिए। ठीक है। मतलब अगर हम उसको, है ना, उस सिस्टम को, दोनों प्रोटॉन के सिस्टम को या दो न्यूक्लियर के सिस्टम को 3 × 10⁹ केल्विन अगर हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, ठीक है, इतना टेम्परेचर देते हैं किसी भी तरीके से, तब जाके वो जो दोनों न्यूक्लियाई है वो आपस में कंबाइन हो गए, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम जानते हैं हमारा जो सन है, ठीक है, ये देखिए ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो fusion is achieved by raising the temperature of the system so that the particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive behavior। एंड अगर हम लोग इस तरह से हीट करके अगर न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन? ठीक है। तो अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स। स्टार्स में, ठीक है, स्टार्स के अंदर में जो टेम्परेचर होता है वो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है। और ये जो है लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एवरेज एनर्जी। मतलब हमको क्या चाहिए था? 3 × 10⁹ केल्विन चाहिए था। तो आप देखिए लगभग 100 गुना जो है कम एनर्जी सन के पास में, स्टार्स के पास में जो है कम होती है। ठीक है। सो इस वजह से द फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन्स, ठीक है, हुज एनर्जीज आर मच अबव देन द एवरेज एनर्जी। ठीक है। तो ये सब बात आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर होता है। यानी वहां पर जो है लाइटर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन्स हुज एनर्जीज आर मच अबव द एवरेज एनर्जी। ठीक है। तो ये जो है प्रोटॉन के लिए कंबाइन होने के लिए हम लोग को इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, 3 × 10⁹ सन के पास में इतना एनर्जी, ठीक है, कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर। ठीक है। मतलब उसके पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है सन के पास। तो इसलिए फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व्स प्रोटॉन्स हुज एनर्जीज, ऐसे प्रोटॉन्स के को कंबाइन करता है जो एवरेज एनर्जी से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटॉन्स की जो है एनर्जी जो है इतने के ही बराबर होगी। तो जो प्रोटॉन्स की एनर्जी सन के टेम्परेचर पे कंबाइन हो सकता है वही प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन जो है, फ्यूजन जो है वहां पर सन के अंदर होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमारा जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, ठीक है, जो सन के अंदर में होता है, ठीक है,
वो हम लोगों को अब देखना है। तो इसमें जो है, यानी कि जो फ्यूल इन द सन इज द हाइड्रोजन इन इट्स कोर। ठीक है, यही सब कारण है कि जो सन के अंदर जो एनर्जी होती है, सन जो इतना ज्यादा मतलब कि हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एनर्जी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका कारण क्या है कि उसके कोर में, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। सो यहाँ देखिए कैसे कैसे रिएक्शन होता है सन में। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक प्रोटॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन है। ठीक है, और ये दोनों प्रोटॉन मिलके क्या बन गए? एक ड्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। ओके, सेम रिएक्शन याद रखना है। फिर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके गामा और प्लस गामा, ठीक है, यहाँ से एनर्जी, जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। तो रेज निकलेगी, कौन सी रेज? गामा रेज। प्लस में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ से बना, ठीक है, ड्यूट्रॉन जो बना था, सन के अंदर की बात हो रही है। तो सन में जो ये ड्यूट्रॉन बना और ये जो प्रोटॉन ऑलरेडी है ही उसके पास में, ये दोनों फिर से कंबाइन होंगे। ठीक है, ये और जो बना दोनों कंबाइन होके हीलियम के लाइट न्यूक्लियाई का, लाइट आइसोटोप को फॉर्म कर देता है। प्लस गामा रेज प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर जो फोर्थ रिएक्शन होता है, इस फोर्थ रिएक्शन को तभी ये प्रोसीड हो सकता है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2He 2He3 है, 2He3 है, यानी कि ये जो हीलियम की लाइट न्यूक्लियाई है, इसको दो बार जो है प्रोड्यूस होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन दो बार हुआ होगा। ठीक है, दिस रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस सो दैट वी कैन गेट टू लाइट न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, समझ गए? तो 2He3 ठीक। तो अब ये दोनों 2He3 कंबाइन होके 2He4 बनाते हैं, यानी कि हीलियम जो एक्चुअल में हीलियम होता है उसका न्यूक्लियस बनाते हैं। प्लस में 1 प्रोटॉन और 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है सबको? क्या हुआ? पहले हम जानते हैं सन के कोर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अभी हमने देख लिया था क्यों है, कैसे है। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन कंबाइन होके ड्यूट्रॉन बनाएगा। अब ये ड्यूट्रॉन फिर से इस जो हाइड्रोजन है सन के पास, वो दोनों कंबाइन होके हीलियम बनाएगा। ये रिएक्शन दो बार होगा तो दो 2He3 मिलेगा। 2He3 मिलके न्यूक्लियस हीलियम का फॉर्मेशन किया। यानी आप देख रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सन के अंदर में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब वही लिखा, फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर फर्स्ट थ्री रिएक्शन है ना, मस्ट अकर ट्वाइस। तो यानी ये जो है तीनों रिएक्शन दो बार हुआ होगा। तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट को, सेकेंड को और थर्ड को, और फिर फोर्थ को। इन सब को प्लस कर देंगे क्योंकि ये सारे रिएक्शन सन के अंदर में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जब ये चारों रिएक्शन हुए, उस चारों रिएक्शन में ऊपर के तीनों रिएक्शन दो बार हुए हैं, तो क्या करेंगे? ऊपर के तीनों रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके और सबको प्लस कर देंगे, और फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या बना एक्चुअल में सन के अंदर में और कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, सन के पास। तो यहाँ से देखिए, आप जब इनको प्लस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आ, ये एक और दो है। तो दो और दो को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, तो ये 4 टाइम्स 1H1 आया। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर आप देखिए, ये ये वाला और ये वाला, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, दो पॉजिट्रॉन थे। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो एक पॉजिट्रॉन यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, तो सॉल्व करने से और क्या क्या होगा? पॉजिट्रॉन और कहीं होना चाहिए कैंसिल आउट होने के लिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये देखिए। देखिए ध्यान से, ये वाला जो है,
2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 पॉजिट्रॉन है, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पॉजिट्रॉन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। जब प्लस करेंगे तो प्लस वाले इधर, एरो के इधर वाले सारे एक साइड आएंगे, एरो के इधर वाले सारे एक साइड आएंगे, तो जब फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच गया, ठीक है। और अब इधर देखिए, ये 1h2, ये 1h2, 2 से मल्टीप्लाई है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2He3, 2He3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 1H1, ये 1H1, ठीक है, और ये 1H1 दोनों, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है हमने, ठीक है। ध्यान से समझिए, सब बहुत मुश्किल है समझना, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन, इसमें फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई था, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, ये 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बच गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से ये सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है 2 गामा है यहाँ से, 2 गामा, और यहाँ भी 2 गामा है, तो 4 गामा हो गया, ठीक है। तो याद रखना है इसको। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये बचा है, ये वाला, ठीक है। सो 4 सर हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, बोलिए। सर वहाँ पे 2 ठोक 2He3 है ना, और फोर्थ रिएक्शन में भी 2 ठोक है, वो दोनों नहीं कटेगा? हाँ, दोनों कट जाएगा, सॉरी, यहाँ पर 2He3 2 बार है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक्स। ये दोनों ही कट जाएंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, हमारे पास गामा जो है वो टोटल कितना हो रहा है, 2 गामा यहाँ से हो रहा है, और 2 गामा, सॉरी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी तो ये 4 गामा हो जाएगा, और +2 6 गामा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 गामा हो गया। पॉजिट्रॉन, ये वाला, ये जो न्यूट्रिनो है ये भी कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, तो 2 न्यूट्रिनो है, ठीक है। अब 2He4 ये बच गया, ठीक है। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको प्लस करेंगे तो सारा जो एनर्जी है टोटल 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगी, ठीक है। मतलब मैं देखिए लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ, जब आप इसको एक्चुअल में लिख के करेंगे ना तो आप सॉल्व करेंगे और सब कटा पिटा के सॉल्व करेंगे, तो यही आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। इसको आप लोग को खुद से करके देखना है। हो सकता है आपसे पेपर में पूछ दे कि जो है ना वो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है सन के सन में जो होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सारे रिएक्शन आपको करके दिखाने पड़ेंगे और ऐड करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4E, मतलब ये जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इधर भी और 2 इधर इधर भी प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया इधर 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और 2He प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 ये वाला न्यूट्रिनो, और फिर 6 गामा प्लस इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म एन, है ना, हीलियम एटम विथ अ रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। यानी आपको ये ध्यान में रखना है, आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछेगा सन में जो हुआ तो क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ हीलियम, ठीक है, एटम, और एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, क्लियर है। सो ये अभी हमने क्या देखा कि स्टार के अंदर में, सन के अंदर में किसका फॉर्मेशन हुआ, हीलियम का। ये एक एग्जाम्पल है। कार्बन कार्बन साइकिल भी होता है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी होता है, तो ये भी जो है सन के अंदर में फॉर्मेशन होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। सो हीलियम इज नॉट द ओनली एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द इंटीरियर ऑफ स्टार एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट्स डिप्लीटेड एंड बिकम्स हीलियम। हाइड्रोजन की संख्या कम होते जा रही है, वो कंबाइन होकर क्या बनते जा रहे हैं, हीलियम बन जा रहे हैं, ठीक है। सो द कोर स्टार्ट्स टू कूल, इस वजह से हाइड्रोजन कम होते जा रहा है, तो कोर जो है कूल होना शुरू हो गया। द स्टार बिगिंस टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोर। कोलैप्स हो रहा है तो इसकी वजह से जो कोर का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इफ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेज टू अबाउट 10 की पावर 8 केल्विन, fusion takes place again, this time
ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इनटू कार्बन। अब फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होते चलेगा, ठीक है। अब फिर ये हीलियम हीलियम का भी फिर कॉम्बिनेशन होगा, ये जो बना, फिर इसी तरह से वो क्या बन जाएगा, हीलियम न्यूक्लियस जो है वो कार्बन का धीरे धीरे रूप लेने लग जाता है, फिर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी होता है। So this kind of process can generate through the fusion higher and higher mass number of elements, but the elements more massive than those near the peak of the binding energy curve cannot be so produced। मतलब वही जैसे मतलब ये फ्यूजन होते होते हम लोग ये नहीं सोच सकते कि बड़े बड़े न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ना 8.75 होती थी आयरन की, तो उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी तक वाले ये जो है आपको है ना वो नहीं बना पाएंगे, क्या बोलते हैं, वो उतना बड़ा न्यूक्लियस ये नहीं फॉर्म कर सकता है सन के अंदर में। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस तक कार्बन नाइट्रोजन तक ही पॉसिबल है, ठीक है। तो एज का जो सन का जो एज है वो दिस इज 5 × 10⁹ ठीक है। और इतना इतना यानी कि बूढ़ा हो गया है सन, एंड अभी भी ये और फिर 5 बिलियन ईयर्स तक और भी जिंदा रह सकता है। तो आपको सन की टेंशन नहीं है, अभी फ्यूचर में 5 बिलियन ईयर्स तक सन अभी जिंदा है, मरने वाला नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड द सन विल बिगिन टू कूल एंड विल स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी विच विल रेज द कोर टेम्परेचर, है ना। द आउटर एनवेलप ऑफ सन विल एक्सपेंड टर्निंग इनटू अ द सो कॉल्ड रेड जायंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग को उतना ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इसमें क्या है, द नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन स्टार इज रेप्लिकेटेड इन अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस। यही चीज एक डिवाइस होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस, वही चीज यहाँ भी हो सकता है लेबोरेटरी में। इन कंट्रोल्ड फ्यूजन reactors the aim is to generate steady power by heating the nuclear fuel to the temperature in the range of 10⁸ Kelvin। मतलब यही चीज मान लीजिए अगर आपको लेबोरेटरी में करना है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सन में हुआ 10⁸ के ऑर्डर में जो है, अभी हमने देखा था बैरियर हाइट उसकी, बैरियर जो है टेम्परेचर उसका, ठीक है, कितना था 3 × 10⁹ केल्विन। तो मतलब लगभग उसी ऑर्डर में जो है हम लोग को उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि जो है फ्यूजन हो सके। एट दिस टेम्परेचर द फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा, ठीक है। द चैलेंज इज टू कन्फाइन दिस प्लाज्मा सिंस नो कंटेनर कैन स्टैंड सच अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर हम लोग किसी भी कोई भी अगर दो न्यूक्लियस को किसी कंटेनर में रख के, ठीक है, करते हैं और 10⁸ का जो है हम लोग अगर टेम्परेचर इतना केल्विन का टेम्परेचर अगर देते हैं, तो कोई कंटेनर इतना ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। सो सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर डेवलपिंग टेक्निक्स इन दिस कनेक्शन, ठीक है। तो ये टेक्निक यूज करने के लिए है ना वो लोग काम कर रहे हैं। इफ सक्सेसफुल फ्यूजन रिएक्टर्स विल होपफुली सप्लाई मोस्ट अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी। मतलब अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन से काम चला रहे हैं, फ्यूजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर संघर्ष संभव हो गया तो फिर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को आसानी से मिल सकती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है ज्यादा आपको नहीं करना है, इसमें क्वेश्चन 1 to 5 आपको करना है जो मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी सबके ऊपर बेस्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 सब रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है, 8 भी नहीं करना है, ठीक है, फिर 9 भी नहीं करना है, 10 भी नहीं करना है, 11 भी नहीं, 12 भी। क्यू वैल्यू जो होता है ना, क्यू वैल्यू जनरली क्या करते हैं वो होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो प्रोडक्ट के मास में से, ठीक है, पहले हम लोग वही मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, जो भी मास डिफेक्ट होता है, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के मास में से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, C² से, तो वही क्यू वैल्यू होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये वाला, वैसे तो ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें अल्फा डीके वगैरह सब है, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए मैं ही करवा दूंगा क्यू वैल्यू से के ऊपर में बेस्ड। तो 13 भी नहीं करना, 14 भी नहीं करना, 15 जो है
क्यू वैल्यू ही वाला है। चलिए 15 क्वेश्चन मैं एक बार करवा दूंगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन क्यू वैल्यू से करवा दूंगा, अगर पता नहीं है कि ये पूछेंगे नहीं कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी भी इसी तरह से निकालते हैं क्यू वैल्यू के ही जैसा थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसको एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है बना रहे हैं। ठीक है, फिर कहाँ गया, इसको भी हम लोग को नहीं करना है। हाँ, फ्यूजन वाला है ये, तो आर्ग्यू बाय वर्किंग क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, वही क्यू वैल्यू पे है। फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इज सिमिलर टू एनर्जी रिलीज्ड पर हाउ मच एनर्जी इन रिलीज, मतलब ये, चलिए ठीक है। 16 17 क्वेश्चन को जो है ना हमारा, क्योंकि फ्यूजन फ्यूजन से रिलेटेड और क्यू वैल्यू भी आ रहा है, तो 16 17 हम लोग कर लेंगे, 15 को छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह से ये भी है लगभग आपका 18। फिर इलेक्ट्रिक ये सब नहीं करना। ठीक है, हाइट ऑफ बैरियर हेड ऑन कोलिजन कूलम रिपल्शन, ये तो हो ही गया है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह से 21th वाला जो क्वेश्चन है, 21st ये करना है, 22 नहीं करना। ठीक है, फिर कितना है और, ठीक है, ये सब मोस्टली नहीं करना है। जैसे 29th क्वेश्चन है, ये नहीं करना। 30 31 सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है इसमें एक्सरसाइज में। ठीक है, ये सब आप लोग छोड़ ही दीजिए, बाकी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये सब भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है। चलिए तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्या कहते हैं, इसमें पीपीटी से हम लोग जो है इसकी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जो भी देखते हैं शॉर्टकट में रिवाइज कराने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा कौन सा देखते हैं कौन सा करना है, डुअल नेचर वाला ही करेंगे। ठीक है